नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 25 ऑफ द सितंबर 2025 और देखते हैं कि आज के न्यूज़पेपर में कौन सी न्यूज़ है जो हमारे काम की है और जो हमारे एग्जाम में आ सकती है। हम उसी काम क्या करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा दिन है आज? 25 ऑफ द सितंबर। तो आज के न्यूज़पेपर में आप लोगों ने ये वाला आर्टिकल जरूर पढ़ा होगा जो कि सीधा सीधा आपके हेल्थ को लेकर लिखा गया है और एक ऐसी न्यूज है जो डेफिनेटली इस साल अगर की मैं बात करता हूं तो लगभग 4 से 5 बार न्यूज में आ चुकी है ना। अगर आप इसे एक बार पढ़ोगे तो आपको याद आएगा, हाँ हमने इसको एक बार पढ़ा भी है। और जो न्यूज बार बार रिपीट होती है डेफिनेटली हमारे काम की होती है। तो कहाँ कहाँ पढ़ा है, चलिए देखते हैं। जस्ट ए पिंच कैन रिड्यूस एन इंडियंस सॉल्ट ओवरलोड। देखो है क्या समझना, आपने देखा होगा कि आज के टाइम पर सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो क्या है, हेल्थ। आपने एक लाइन पढ़ी होगी, हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि जो असली तुम्हारी जो वेल्थ है वो क्या है, तुम्हारी हेल्थ है ना। अगर ये बिगड़ गई तो सब कुछ बिगड़ गया ना, फिर तो वापस कुछ नहीं हो सकता, ये तो पड़ा होगा। और इसे बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसे बचाने के लिए हमें ट्रेडिशनल फूड खाना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम क्या खा रहे हैं? हम इसके नाम पर खा रहे हैं HFSS। हम डायरेक्ट उसी की बात कर लेते हैं, है ना। एक ऐसा फूड जिसके अंदर क्या है, आपका हाई फैट, ठीक है, सॉल्ट एंड शुगर, यानी कि एक ऐसा खाना जिसके अंदर तुम सबसे ज्यादा सॉल्ट एंड शुगर का यूज कर रहे हो और जिसकी वजह जिसमें जैसे कि पिकल्स हो गए, ठीक है, पापड़ हो गया, ठीक है, जो भी आपके रीजनल लेवल पर बनते हैं। इवन जो WHO कहता है कि ये सब खाओ, वो मना नहीं करता मत खाओ, लेकिन WHO जानते हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कब बना होता है 7 ऑफ द अप्रैल 1948 को बना होता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो सिंपल याद रखना, हेडक्वार्टर एट जेनेवा, ठीक है, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। ये कहता है कि खाओ, लेकिन दिन में सिर्फ और सिर्फ 5 ग्राम के आसपास ही नमक खाना है तुम्हें। इससे ज्यादा 5 ग्राम से ज्यादा पर डे नमक नहीं खाना है। अगर उससे ज्यादा नमक खाते हो तो हार्ट रिलेटेड डिजीज है वो हो सकती हैं, जिनको हम NCD कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि जो कम्युनिकेशन से ऐसे नहीं फैलती हैं लेकिन तुम्हारे क्या होती हैं, खाने पीने से हो जाती हैं। जैसे ओबेसिटी है ना, मोटापा। आजकल देखा होगा भारत में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही चल रही है, जो गरीब है उस बेचारे को खाना नहीं मिल रहा, उसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चल रही है, PM पोषण योजना चल रही है कि उनको पोषण मिले, उनको न्यूट्रिशन मिले। और जिसको न्यूट्रिशन मिल रहा है उसको इतना मिल रहा है कि वो ओबेस होता जा रहा है। तो हमें उसका बीच का लेवल बनाना है। बताना मुझे कमेंट करके कि आपके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़े हैं आपने, SDG, जिसमें भारत की 99th रैंक थी, आपने पढ़ा था कुछ दिन पहले, उसमें आपका जो एक अच्छी हेल्थ होना, गुड हेल्थ, कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आता है और जिसको अचीव करने का टारगेट ईयर हमारा क्या है, 2030। कितने गोल हैं उसमें? टोटल 17। तो आपको बताना है कौन से लिस्ट में वो आता है, ठीक है। अब इसमें कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा जो रीजन है ना ओबेसिटी का, वो क्या है? शुगर एंड ऑयल, ठीक है। और उसे हम कैसे कम कर सकते हैं? तो देखो, सरकार को कुछ ना कुछ स्कीम्स बनानी चाहिए, लेकिन भारत में कुछ नहीं चलता है ना। बहुत सारे देश है, जापान हो गया, ठीक है, मैक्सिको हो गया, उन देशों में प्रॉपर लेवलिंग होती है, उसके ऊपर लिखा होता है कि भाई इसमें बहुत ज्यादा फैट है, खाने लायक है कि नहीं है, बच्चों के लिए है कि नहीं है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है ना। तो उस चीज के लिए भी सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर लोग ही अच्छे नहीं रहेंगे तो देश का डेवलपमेंट कैसे हो? कैसे मोदी जी का हमारा जो सपना है विकसित भारत होने का, वो कैसे पूरा होगा अगर हम हेल्थ को ध्यान में नहीं रखेंगे? बस वही सब चीजें इसमें इन्होंने लिख रखी हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस 2-4 बातें याद रखना। WHO कितना रिकमेंड करता है? 5 ग्राम। ये तीसरी बार न्यूज आ रही है डायरेक्टली WHO से। एक ये कहां पर आई थी याद करो, अभी हमारा इंडिया और यूके का क्या हुआ था? इंडिया और यूके का एक ट्रेड हुआ था, आपने पढ़ा होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था। और उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में यूके हमारे जो मार्केट है उसके अंदर HFSS वाले मार्केट में एंट्री कर गया, यानी कि अब वहां से जो प्रोडक्ट है, जो हाई फैट और जो आपके शुगर और सॉल्ट के प्रोडक्ट भारत में बनेंगे, डेफिनेटली वो हमें किस डायरेक्शन में ले जाएगा? ओबेसिटी की तरफ या फिर डिजीज की तरफ लेकर जाएगा। तो इसको हमने वहां भी पढ़ा था। तो चलो इसी
बात पर बताना कि यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है उसको इसी बात के लिए इंडिया और यूके के बीच में ट्रेड करवाने के बात के ऊपर अभी एक अवार्ड दिया गया। उस अवार्ड का क्या नाम है वो तुम्हें मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। अगर तुम डेली पढ़ते हो तो डेफिनेटली तुम इसे जानते होगे, ये कल दिया गया है, ठीक है। सिंपल से याद रखना, इसी से हाइपरटेंशन होती है, ठीक है, जो कि भारत में लगभग 28.1% लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है। तो जस्ट बेसिक सी बातें हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। कुछ स्कीम्स भारत सरकार चलाती है, जैसे रेगुलेटरी मेजर्स फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग, ठीक है, FOPL कहा गया था, लेकिन अभी तक ये चालू नहीं हुआ है, स्टार्ट नहीं हुआ है, ये भी ध्यान रखना। कौन करता है? FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि कब बना होता है? 2008 में। इसका एक्ट कब आया था? एक्ट आया था 2006 में, और ये कब बना होता है? 2008 में। हमें एग्जाम भी पास करना है तो फैक्चुअल डाटा भी हमें पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हेल्थ सिस्टम एंड NCD प्रोग्राम्स चलाए गए, प्रिवेंशन प्लस ट्रीटमेंट, नेशनल प्रोग्राम्स फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। आजकल देखा होगा बहुत सी यंग एज में क्या आ जाते हैं? स्ट्रोक वगैरह आ जाती है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? नमक। तो इससे बच के रहना है। WHO का कहना है कि बेस्ट बाय इंटरवेंशन अगर कोई आज के टाइम पर, वो क्या है? आपका हेल्थ। अगर आप आज के दिन $1 खर्च करते हो खाने पे अच्छे से, है ना, यानी कि अच्छा पैसा खर्च करते हो खाने पे, तो डेफिनेटली इन फ्यूचर वो आपको 12 to 15 टाइम्स रिटर्न लेकर देगा। बात समझ में आ रही है? आज अगर तुम अच्छा खाना खाओगे तो भविष्य में उतना पैसा तुम बीमारियों से सेव कर लोगे, हमारी GDP स्ट्रॉन्ग होगी और डेफिनेटली हम विकसित भारत की तरफ भी बढ़ेंगे। तो बस वही सब बातें लिखी हुई है, ठीक है। चिल्ड्रंस आर इंक्रीजिंगली कंज्यूमिंग प्रोसेस्ड फूड्स, है ना, वही सब बातें हैं। चिली, आपका मैक्सिको, UK, जापान, इनमें बना हुआ है, लेकिन भारत में ऐसा कुछ बना हुआ नहीं है। सिंपल सा ध्यान रखना। चलते हैं थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट, विंड स्पीड्स ऑफ 280 km/h What made सुपर टाइफून रागासा शो इंटेंस? तो याद रखना, आपका जो चाइना है, ठीक है, उसमें रागासा पहुंच चुके हैं। रागासा का मतलब यहाँ पर क्या है? तो एक साइक्लोन है। साइक्लोन को याद रखना, चाइना में, ठीक है, आपके जापान में या पैसिफिक वाले रीजन में क्या कह देते हैं उसे? तो उसे कहा जाता है टाइफून, ठीक है। उसी साइक्लोन को याद रखना ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं विली विली। क्या कहते हैं? विली विली। और उसी टाइफून को अमेरिका में क्या कह देते हैं? अमेरिकन कॉन्टिनेंट में तो उसे हरिकेन कह देते हैं, या फिर वो बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा होता है तो उसे टॉर्पेडो भी कह देते हैं। तो उसके जस्ट रीजनल नेम है। हम इंडिया में उसे क्या कहते हैं? उसे आपका साइक्लोन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे भारत में भी बहुत सारे साइक्लोन आते रहते हैं। लास्ट टाइम फानी आया था ना, अभी नहीं आए लेकिन डेफिनेटली आ भी सकते हो। तो उसकी कंडीशंस क्या होती हैं, कैसे साइक्लोन बनता है, अभी कहां पर आ रहा है, कौन कौन सी कंट्रीज है जो साइक्लोन को नाम देती हैं, ये सारे जो क्वेश्चन है डेफिनेटली आपके एग्जाम में बार बार आते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार आते हैं, बट ये रिपीट होते रहते हैं। तो इसको हम एक बार फिर पढ़ लेते हैं, लास्ट ईयर हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। The word cyclone was coined by Henry Paddington। तो किसने नाम दिया था साइक्लोन पहली बार? तो हेनरी पेडिंगटन ने नाम दिया था। कोलकाता में उस समय काम कर रहे थे, ठीक है, ब्रिटिश एरा के टाइम पर, ठीक है। जो कंट्रीज इसको नाम देती हैं उसके नाम जस्ट बेसिक्स याद कर लेना, ठीक है। जैसे इसके अंदर आपका आता है बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरबिया, श्रीलंका, थाईलैंड एंड UAE और यमन। ये सारे नेशंस बारी बारी से साइक्लोन को नाम देते हैं जब वो अपने इस रीजन में आता है। वहां पर है तो उसे टाइफून कहते हैं, और वहां पर उसे विली विली कह देते हैं, और अमेरिका में क्या कह देते हैं? उसे हरिकेन कह देते हैं। बस ये भी जरूर ध्यान रखना। अब बात ये आती है कि बनता कैसे है। तो साइक्लोन इज अ लो प्रेशर rapidly rotating weather system that forms over warm ocean waters and is characterized by strong winds and heavy rain। देखो दो तरह के करंट होते हैं, ठीक है। अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा हो थोड़ा बहुत, जो वाटर करंट्स है ना, जो पानी के अंदर जो लहरें टाइप होती है, जस्ट बेसिक सा समझ लो, ठीक है। तो वो अगर इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहा होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? वार्म करंट कहते हैं। अगर वो पोल्स से इक्वेटर की तरफ आ रहे होते हैं तो हम उसे कोल्ड करंट कह देते हैं। और ऐसे बहुत सारे बने हुए, जैसे आपके कुछ है, अकोस्टक हो गया, लेब्राडोर हो गया, हम्बोल्ट हो गया, ठीक है। ये कुछ कोल्ड करंट है, बाकी सारे वार्म होते हैं ना, 10-12 ही कोल्ड है, ठीक है। तो इनकी वजह से क्या बनता है? आपका एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है जहां पर बेसिकली साइक्लोन की फॉर्मेशन होती है। कुछ ऐसा मान लो, देखो समझना, है ना। अभी हो सकता है दोबारा आगे आने को मिले, ठीक है। हम इसको एक बार ढंग से पढ़ लेते हैं। मैंने कहा साइक्लोन जो होता है ना,
ध्यान से समझना है ना, सब समझ में आ जाएगा। यहाँ ऐसे कुछ बनेगा, यहाँ पर कुछ ऐसे पानी फ्लो कर रहा होता है, यहाँ पर पानी कुछ ऐसे टकरा के ऐसे फ्लो कर रहा होगा, हालांकि हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा भी है। और ऐसे ही साइक्लोन ऐसे चल रहा होगा, जैसे आपने कभी ना कभी बर्तन धोए होंगे ना, तो जब आप बर्तन धोते हो सिंक में तो कई बार पानी फंस जाता है, तो आप उसमें ऐसे गोल गोल हाथ घुमाते हो तो उसके अंदर जो पानी की स्ट्रक्चर बन जाती है ना, कि पानी एकदम से घूम के जा रहा होता है, बीच में तुम्हें गैप दिखाई देता है, कुछ ऐसा ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो गैप बनता है इसे कहते हैं साइक्लोन की आई, उसकी आंख कहते हैं। और ये जो इसकी आई होती है लगभग 25 to 30 किलोमीटर होती है, लगभग, यानी कि 25 से 30 किलोमीटर का डाया होता है उसकी आई का। कभी भी याद रखना, साइक्लोन की आई के अंदर बारिश या रेन नहीं होती है, आसपास भयंकर बारिश हो रही होती है। ठीक है, एवरेज जो साइक्लोन होता है, एवरेज साइक्लोन वो लगभग 500 किलोमीटर की डाया का हो सकता है। और जब ये आता है, हिट करता है, तो उसी यही भी एक रीजन है कि इतनी तेज हवाएं चल रही होती हैं कि बादल टकराता उड़ीसा पे है और उसकी वजह से बारिश आपके इधर इंडिया को पार करते हुए पाकिस्तान तक भी हो जाती है। समझ गए? अब इसके बनने की कंडीशन क्या होती है? तो लो प्रेशर एरिया बिल्ड होता है। देखो दो कंडीशंस है, देखें, ठीक है। एक ये होता है कि जो एवरेज टेम्परेचर है ना उस सरफेस का, है ना, पानी में बनेगा, सीधी सी बात है ना, तो वो कितना होना चाहिए? लगभग 27 डिग्री सेल्सियस प्लस होना चाहिए, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस के आगे ही होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, कोरियोलिसिस फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। जो आपका कोरियोलिसिस फोर्स है वो 0 से ऊपर होना चाहिए। अब आप कहोगे सर कोरियोलिसिस फोर्स क्या होता है? तो ऐसा मान लो, ये अर्थ है, ये बीच में इक्वेटर है 0 डिग्री, इसके यहाँ जाऊंगा 23.5 डिग्री बन जाएगा नॉर्थ, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कह देते हो, और ये 66.5 डिग्री बन जाएगा नॉर्थ, और ये बन जाएगा 90 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ पोल और आर्कटिक लाइन। अब होता क्या है कि इस 0 के आसपास यहाँ तक, मैंने कहा ये और ये, मैंने इसको नाम दे दिया 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ। इन दोनों रीजन के बीच में जो हवाएं होती हैं वो कैसी चलती हैं? स्ट्रेट चलती हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि यहां पर इस कंडीशन को कहा जाता है डोलड्रम। क्या कहते हैं? डोलड्रम, जस्ट ज्योग्राफी के टर्म है। और यहाँ पर जो CF होता है वो 0 होता है, यानी कि फुटबॉल की तरह धरती घूम रही है बहुत तेज, आप जानते हो, तो आपने फुटबॉल देखा होगा, कॉर्नर्स पे बहुत ज्यादा मूवमेंट दिख रही होगी, बीच में कम दिख रही होगी। बस ये हवाएं यहाँ तिरछी नहीं चलती हैं, हवाएं सीधी चलती हैं, बाकी ऊपर नीचे हवाएं बहुत तेज चल रही होंगी। तो यहाँ पे कोरियोलिसिस फोर्स ऑलमोस्ट 0 होता है इन बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ। दैट इज वाई यहाँ पर कभी साइक्लोन नहीं बनेगा, क्योंकि इससे बड़ा होना चाहिए वो, और एवरेज टेम्परेचर 27 डिग्री होना चाहिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर फिर कोरियोलिसिस फोर्स तो पोल्स पे बहुत ज्यादा होता है, तो पोल्स पे क्यों नहीं आते साइक्लोन, क्यों नहीं आते? क्योंकि पोल्स के ऊपर टेम्परेचर नहीं है, माइनस में टेम्परेचर भरा हुआ है। समझ में आ रही बात? इसीलिए कभी भी देखना आप 0 डिग्री के आसपास कभी साइक्लोन नहीं बनते। तो जस्ट दो कंडीशंस हैं, डाया क्या होता है, आंख क्या होती है उसकी, कैसे काम करता है, कौन कौन से देशों से नाम देते हैं। अभी कहां पर आया है? तो अभी चाइना में आया, और चाइना और उसमें आपके क्या कहते हैं उसे, जापान वाले रीजन में उसे टाइफून कह देते हैं, तूफान कह देते हैं। ठीक है, सिंपल सी बेसिक सी बातें याद रखना। चलते हैं, एक बार आ चुका है तुम्हारे एग्जाम में, चलते हैं नेक्स्ट। रोटेशन नॉर्थ हेमिस्फीयर में काउंटर क्लॉकवाइज घूमता है, यानी उल्टा घूमता है। ठीक है, साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूमता है। रीजनल नेम्स, ठीक है, हरिकेन अटलांटिक एंड नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक में कह देते हैं, टाइफून नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक में, साइक्लोन इंडियन ओशियन और साउथ पैसिफिक में इसे साइक्लोन कह देते हैं। ठीक है, सिंपल से याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं। डिमांड फॉर इंक्लूजन ऑफ लद्दाख इन 6th शेड्यूल, 4 किल्ड इन पुलिस फायरिंग। देखो अभी आपने नेपाल में देखा था, नेपाल में क्या हुआ था? जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था ना, और उस जेनजी प्रोटेस्ट का रिजल्ट ये निकला था कि वहां पर सरकार को हटा दिया गया, है ना, पार्लियामेंट में आग लगा दी गई, और बहुत भयंकर तरीके से वहां पे हालात बन गए। अब कुछ ऐसा ही हल्का सा ना, पूरा नहीं कह रहा हूं मैं ना, कहा जा रहा है लोगों के थ्रू, जबकि ऐसा नहीं है। चलो इसकी कहानी मैं काफी बार समझा चुका हूं तुम्हें, लेकिन एक बार फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि वह प्रोटेस्ट चल रहा है, पीसफुली हो रहा था। अब उनको गोलियां मारी गई, कुछ लोगों को गोलियां भी लगी हैं, और उसके बाद ये दोबारा से क्या आ गया, न्यूज में आ गया, 4 लोगों की डेथ भी होगी, जैसा कुछ नेपाल में हुआ था। तो देखो है क्या समझना। ठीक है, हुआ क्या था, आप लोगों ने पढ़ा होगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा है वो समझ ले दोबारा। जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर जो था उसको आर्टिकल 370 के रूप में जोड़ा गया था। ठीक है, तो जब हम इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो ऑलमोस्ट सभी ने कहा कि हम कुछ भारत में रहना चाहते हैं, कुछ पाकिस्तान जाना चाहते हैं, यही तो ऑफर था। तो कुछ चले गए, कुछ रह गए। 550 प्लस देसी रियासतें थी जिनको एक करने का काम किया था किसने? आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। दैट इज वाई ही इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं उन्हें।
लेकिन दो जगह थी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के काबू में नहीं आ रही थी। कौन कौन सी? एक जूनागढ़, ठीक है, और एक आपका कौन सा? जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ का राजा कौन था? हिंदू था, सॉरी मुस्लिम था, लेकिन प्रजा कैसी थी? हिंदू थी। और जम्मू कश्मीर में राजा हरि सिंह हिंदू था, लेकिन जनता कैसी थी? मुसलमान थी। तो मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित नेहरू बैठे और बोले ठीक है, एक काम करते हैं, वोट करवा लेते हैं। वोटिंग करवाई गई। अब जब वोटिंग करवाई गई तो जूनागढ़ में कौन है? तो राजा मुसलमान है, लोग हिंदू है, तो कहाँ रहना पसंद करेंगे? तो बोले हम तो भारत में आएंगे। भारत में मिला लिया उसे। अब जम्मू कश्मीर की बारी आई तो बातें मुकर गई। बोले हम तो ऐसा नहीं कहा था, हमने काम तो नहीं करवाएंगे, अब हम राजा की मर्जी है। अब राजा कह रहा मैं तो इंडिपेंडेंट रहूंगा, ना भारत ना पाकिस्तान। लेकिन कभी ना कभी राजा की मर्जी पे छोड़ दिया गया। तो राजा अगर हिंदू है तो डेफिनेटली कभी ना कभी हिंदुस्तान में मिल जाएगा। तो मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से एक ट्राइबल अटैक होता है 1947-48 में जम्मू कश्मीर में। और जो राजा हरि सिंह होता है वो दिल्ली भागता है और दिल्ली जाकर वो साइन वाइन करता है और कुछ ऐसी शॉर्ट में समझ लो भारत को दे देता है। ठीक है, टेरिटरी बिल्कुल शॉर्ट में कहानी है ना। उस समय कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा होता है ना। आपको पता है 9 दिसंबर 1946 से शुरू हुआ था एंड 26 नवंबर 1949 को जब 9 को क्या हो गया था? कंप्लीट हो गया था ऑलमोस्ट। उस दिन पार्शल इनेक्ट हुआ था और उसी बीच में ये सब हुआ। तो हमने क्या किया? उसको ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने, असेंबली ने, और उसे 370 देकर स्पेशल कैटेगरी दे दी। कुछ रीजन जैसे टेलीकम्युनिकेशन हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गए, ठीक है, सिक्योरिटी हो गई, ये सेंट्रल ने रख ली अपने पास, बाकी सब स्टेट को दे दिया गया और उसे स्पेशल स्टेट का स्टेटस दे दिया गया। धीरे धीरे बातें चलती रही, हालात बुरे होते गए 2019 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है और 370 को हटा दिया जाता है। और सबसे अच्छा कामों में से एक काम उनका माना गया, बहुत अच्छा काम था, हटा दिया। लेकिन जब वो हटा तो उस समय आपने एक मूवी देखी होगी, 3 इडियट। वो 3 इडियट मूवी बेसिकली किस पे बनी है? सोनम वांगचुक, जो वहां का लद्दाख का एक साइंटिस्ट है ना, एनवायरमेंट को मतलब एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं उसे, ठीक है, अच्छा आदमी, बहुत बड़े बड़े उसने काम किया कर रखे हैं। वो भी उस समय रूलिंग पार्टी का बड़े फेवर में था कि बहुत अच्छा हुआ 2019 में 370 हट गई, ये हट गया। तो हमारी सरकार ने क्या किया? जब 370 को हटा दिया तो जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट्स में तोड़ दिया। एक बोले जम्मू कश्मीर रहेगा, ठीक है, इसको यूटी बना दिया, बट इसके अंडर लेजिस्लेचर को स्टेटस को डाल दिया, जैसे दिल्ली है, पुडुचेरी है, यानी सीएम भी रहेगा प्लस वो यूटी भी रहेगी, ठीक है, ऐसा है, जैसे 3 हमारे पास। और लद्दाख के बारे में बोले कि ठीक है भाई, लद्दाख के लोगों तुम्हें क्या करते हैं, हम यूटी बनाकर छोड़ देते हैं। बट उनसे प्रॉमिस किया गया कि हम तुम्हें क्या करेंगे, स्टेट का स्टेटस दे देंगे, बट वो स्टेट का स्टेटस नहीं दिया गया 2019 में, ठीक है। 24 आ गया, इलेक्शन का टाइम आ गया, उन लोगों को लगा कि हमारी बातें सुनी जाएंगी, उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। आज ही सुबह मैं सोनम वांगचुक की स्पीच सुन रहा था, वो वही बातें दोहरा रहे थे और उन्होंने उसमें कहा कि ठीक है, हमें क्या दो, स्टेट का स्टेटस दो, लेकिन कौन सा स्टेट दो हमें? तो उन्होंने कहा कि हमें स्टेट चाहिए शेड्यूल नंबर 6। अब आप कहोगे सर शेड्यूल नंबर 6 क्या होता है? तो देखो शेड्यूल नंबर 6 में देखो टोटल 12 शेड्यूल है, ठीक है। जो शेड्यूल नंबर 5 है उसमें लिखा है आपके सारे स्टेट के एसटीज और इनके बारे में लिखा है, बट कुछ स्पेशल स्टेट हैं, जैसे कि मैंने कहा ATMM, ठीक है। ये पहले आ चुकी है न्यूज, जब लद्दाख को 85% रिजर्वेशन दिया गया था, तो हम पढ़ चुके हैं पहले, है ना, कुछ बच्चों ने नहीं भी पढ़ा होगा। एक A फॉर आसाम, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मेघालय, M फॉर मिजोरम, ठीक है। आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम दे दिया गया, ठीक है, उनको स्टेटस स्पेशल कैटेगरी दे दी गई, यानी कि वहां पर रीजनल कम्युनिटीज है, ठीक है, रीजनल ग्रुप बने होंगे, उनकी परमिशन के बिना आप वहां पे कुछ डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो, यानी कि वहां के ट्राइबल लोगों के राइट को ज्यादा बचाने की बात की गई। तो ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ ट्राइबल लोग ज्यादा रहते हैं, तो हमारे राइट को बचाने के लिए हमें किसमें इंक्लूड कर दो, शेड्यूल नंबर 6 में, बट सरकार ने नहीं किया। 2024 में इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, 20,000 लोग सड़कों पर उतरे, उनको जेल में डाल दिया गया। सोनम वांगचुक दिल्ली की तरफ आया, उसे उठाकर जेल में डाल दिया गया। बाद में बातें शांत हो गई, उसने हंगर स्ट्राइक किया, लेकिन 12 दिन तक कुछ नहीं हुआ, तो उसने फिर अपनी स्ट्राइक तोड़ ली, ठीक है। और तब से मूवमेंट चल रहा था। अभी जस्ट 25 है, पिछले साल की तो बातें मैं रिपीट कर रहा हूँ, पिछले साल इस समय यही सब पढ़ रहे थे हम, ठीक है। बीच में शांत हो गया था, फिर से हो गया, अब इस बार लोग दोबारा से बैठ गए। तो लोगों की डिमांड क्या है? देखो, लोगों को ये ऑफर दिया जा चुका है 85% रिजर्वेशन टू द लद्दाखी पीपल, और जो लद्दाख में पिछले 15 साल से वहां का डोमिसाइल लेके बैठा है फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स, उसको क्या दे देंगे, वो 85% रिजर्वेशन दे देंगे। लेकिन उनकी डिमांड है नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें स्टेट हुड का स्टेटस चाहिए, बट कौन से आर्टिकल, कौन से शेड्यूल में, शेड्यूल नंबर 6 में। अब ऐसा क्यों? देखो, एक तो वो अपना कल्चर बचाना चाहते हैं,
है ना, ट्राइबल कल्चर को बचाने के लिए। क्योंकि कल्चर कब वाइप आउट होता है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, जब बाहरी लोगों का आना होता है। जैसे मैं अभी जयपुर में खड़ा हूं, मैं कई बार कहता हूं, तो यहाँ पर जयपुर में आपको नहीं लगेगा कि आप राजस्थान में हो, लेकिन आप कहीं दूर, थोड़े दूर गांव की तरफ चले जाओ, कोई दूसरे शहरों में चले जाओ, जोधपुर, बीकानेर, तुम्हें लगेगा यार वास्तव में ये रियल राजस्थान है। क्यों? इंडस्ट्रियलाइजेशन, बाहर के लोगों का आना, इंडस्ट्रीज का लगना, कल्चर खत्म हो जाता है। तो वो अपना कल्चर बचाना चाहते हैं। दूसरा, वो हिमालय को बचाना चाहते हैं, क्योंकि वो फैक्ट्री लगेगी, ठीक है, वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, कार्बन निकलेगा, कार्बन वहां पर चिपक जाएगा किस पे, जो बर्फ है हिमालय के अंदर, धीरे धीरे वो क्या करेगा, कार्बन हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, हीट ट्रैप होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, बर्फ पिघलेगी, उन लोगों को उसी एनवायरमेंट में रहने की आदत है, तो उनका तो पूरा कल्चर ही खत्म हो जाएगा, उनका तो एग्जिस्टेंस को थ्रेट आ जाएगा। बात समझ रहे हो? इस वजह से वो लोग चाहते हैं कि हमें एटीएमएम में डाल दो, ताकि हमारे जो कुछ राइट हैं ट्राइबल लोगों के, वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहें। बट गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही है। दैट इज वाई दे आर प्रोटेस्टिंग फ्रॉम लास्ट 5 years। लास्ट ईयर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो गया था, है ना। सोनम वांगचुक जी ने कहा कि वहां पर चाइना ने कैप्चर कर लिया है भारत की बाउंड्री, में दिखाऊंगा लोगों को, उन्हें उठाकर जेल में डाल दिया गया। ऐसे बहुत सारे सीन हुए। तो अभी पिछले 8-10 दिन पहले लोग फिर से बैठे, अब दोबारा से कल क्या हुई, वहां फायरिंग हो गई और 4 लोगों की उसमें डेथ हो गई, ठीक है। तो ये प्रोटेस्ट और ज्यादा बढ़ गया। तो क्या ये नेपाल वाला प्रोटेस्ट के रूप में बढ़ेगा? कुछ लोगों ने इसे जेनजी प्रोटेस्ट भी कहा। सरकार इसे मना कर रही है कि ऐसा कोई कुछ नहीं हो रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होगा, वो हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो याद रखना, शेड्यूल नंबर 6 क्या होता है, एटीएमएम क्या होते हैं, क्यों लद्दाख लड़ रहा है और क्या उसकी लड़ाई है, ठीक है। तो अब कुछ बातें पढ़ लेते हैं। आई होप आप कुछ तो समझ में आया होगा आपके, ठीक है। लद्दाख करंटली हैज 2 डिस्ट्रिक्ट, पहले उसमें 2 डिस्ट्रिक्ट थी, अब 5 डिस्ट्रिक्ट और ऐड कर दी गई। तो आप लोग मुझे बताओगे कौन कौन सी ऐड की गई है, ठीक है, वो भी आपको याद होना चाहिए। 6th शेड्यूल, स्टेटहुड स्टेटस, सोनम वांगचुक, वही सब बातें हैं। वाइडर इशू, लद्दाख पीपल फील क्वेश्चन पॉलिटिकली डिसएम्पावर्ड, ठीक है, उनको लग रहा है कि हम पॉलिटिकली डिसएम्पावर्ड है, तो हमें क्या चाहिए, यूटी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, स्टेटहुड ही चाहिए, ठीक है। और उसके बाद उनको 15 years रेजिडेंसी, वो सब अभी बढ़ाना, हमने उनको जॉब वगैरह दे दी गई, लेकिन उन्होंने उसको नकार दिया, ठीक है। कौन कौन सी लैंग्वेज, है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी वहां पर बनाई गई, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, भोती और पुर्गी, ये भी याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी एक बिल पास किया था, लद्दाख ऑफिशियल लैंग्वेज रेगुलेशन बिल 2025, जिसमें लद्दाख की 5 लैंग्वेज रिकॉग्नाइज की हुई है। इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, भोती है और पुर्गी है, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। मैंडेट सपोर्ट फॉर सीना, ब्रोकस्काट, बाल्टी और लद्दाखी, इन लैंग्वेज को सपोर्ट किया जाएगा, लेकिन ये ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई है, ठीक है। तो सिंपल से याद रखना, ठीक है। और इसमें कौन कौन से आते हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये अभी हमने पढ़ाया था। और जो आपका एटीएमएम में किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना था, तो याद रखना, बारदोलोई कमेटीज रिकमेंडेशन पे इन सभी को एटीएमएम को उसमें डाला गया था, ठीक है, जस्ट टू प्रोटेक्ट देयर कल्चरल और देयर ट्राइबल राइट्स, ठीक है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। ऑटोनोमियस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनी होती है, ठीक है, उसके अंदर आपका रीजनल काउंसिल बनी होती है, मैक्सिमम 30 मेंबर्स होते हैं, 4 गवर्नर नॉमिनेट करता है, 26 उसमें इलेक्टेड होते हैं, और ये सारी मेंबर ही वहाँ कुछ भी डिसीजन लेना होता है उसे लेते हैं। उसके बाद ही वहाँ पर कुछ नया काम करने की परमिशन दी जाती है, ताकि उनके राइट को बचाया जा सके, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, ये आपके कुछ शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10, 11, 12, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है पॉलिटी में, तो मैं थोड़ा सा आगे स्किप कर जाता हूँ, ठीक है। टाइफून रागासा मेक्स लैंडफॉल इन साउदर्न चाइना, ये वही बात है, ठीक है, वो जस्ट वो इंडियन एक्सप्रेस में थी, ये द हिंदू में थी, तो हमने इसको पढ़ लिया है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी विल होस्ट भारत इनोवेशन चैलेंज 2025 फॉर स्टूडेंट्स। तो याद रखना, इस बार का जो भारत इनोवेशन जो चैलेंज है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है बाय लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, फगवाड़ा, पंजाब, ठीक है। तो सिंपल 1 लाइनर में याद रखना कौन कौन से क्या होता है इसमें। तो देखो, आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज 2020 में स्टार्ट हुआ था, टू क्रिएट एन इकोसिस्टम फॉर इंडियन एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टार्टअप्स टू डेवलप एंड सस्टेन टेक सॉल्यूशंस फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड, प्रमोटिंग मेक इन इंडिया फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड। आपने देखा होगा आजकल मोदी जी ने कहा था वोकल फॉर लोकल, हमें देश में पसीने से बने हुए प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए, ऐसी सब बातें सुनी होंगी। तो इसका मतलब यही है कि हम क्यों ना हम खुद का अमेजोन बना लें, क्यों ना खुद का गूगल बना ले चाइना की तरह, क्यों ना खुद का व्हाट्सएप बना लें, क्यों ना खुद का इंस्टाग्राम बना ले, ताकि हमें कहीं जाना ही ना पड़े, हमारा पैसा हमारे पास ही रहे।
तो आजकल देखा होगा वो वीजा वाला भी प्रॉब्लम चल रहा है ना, बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, टैरिफ वॉर चल रहा है, तो उसी के अंदर इसका आना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या करता है ये, तो इसके अंदर इनोवेशंस में जो जो नए स्टार्टअप्स खुले होते हैं उनको अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, और उनको थोड़ा सा मोटिवेट यानी कि दूसरों को मोटिवेट भी किया जाता है कि देखो इनकी तरह हमें देश को आगे ले जाना है। तो बस वही बातें हैं। कहाँ पर हो रहा है, तो पंजाब में हो रहा है, ठीक है। द चैलेंज शोर्ट्स एंट्रीज फॉर स्पेसिफिक ऐप कैटेगरीज इंक्लूडिंग बिजनेस, ई लर्निंग, एंटरटेनमेंट, हेल्थ, न्यूज, ऑफिस, सोशल गेम्स एंड अदर्स, ठीक है। माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पे आप इसे रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। विनर्स को पैसे वैसे दिए जाते हैं, ठीक है। सिंपल सी 2-4 बातें याद रखना वन लाइनर में, ठीक है। बढ़ जाते हैं थोड़ा सा आगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कनेक्ट एंड इमर्जिंग स्टार्टअप्स विद रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री, ठीक है। जस्ट वही सब बातें जो अभी हमने पढ़ा था, किसके अंडर होता है, तो अटल भारत मिशन के अंडर से करवाया जाता है, ये भी याद रखना, ठीक है। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा आगे। ग्लोबल साउथ मस्ट वर्क टुगेदर सेज जयशंकर। देखो जयशंकर जी गए हुए हैं और भारत बहुत सारी चीजों में लीड कर रहा है, अगर आप देखोगे ढंग से, है ना। तो पैरेलली यूएन है, यूनाइटेड नेशन है, पैरेलली डब्ल्यूएचओ है, पैरेलली डब्ल्यूटीओ है, पैरेलली एफएओ है, पैरेलली बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं जिसमें ग्लोबल नॉर्थ का दबदबा है। दबदबा समझते हो ना, हो रहा है उन लोगों का वहां पे, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो हम चाहते हैं कि उसे काट के हम अपना और वहां बना लें और हम एक ग्लोबल साउथ क्रिएट कर लें। अब देखो है क्या, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, उस समय दुनिया में 2 ही नाम थे, ठीक है, 2 ही नाम, ठीक है। एक था यूएसए, एक था यूएसएसआर, और 2 ब्लॉक बने हुए थे, पोलराइजेशन हो रखा था। जो देश कहीं नहीं जाना चाहते थे उनके लिए हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नैम नाम का एक ग्रुप बना दिया, नॉन अलाइंड मूवमेंट, के भाई वो हमारे साथ आ जाओ। बट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उस समय या तो यूएसएसआर का ब्लॉक था, ठीक है, जिससे रशिया निकला है आगे चल के, या फिर यूएसए का ब्लॉक था, ठीक है, समझ रहे हो बात। लेकिन तभी उसी समय एक नया वर्ड दिया गया जिसे कहा गया थर्ड वर्ल्ड, जिसमें उन सभी देशों को ऐड कर दिया जो किसी की तरफ नहीं थे और उन्हें गरीब देश कहा गया। यानी कि इसमें उसको क्या कहा गया, जैसे फॉर एग्जांपल थर्ड वर्ल्ड, इट वाज कॉइन्ड बाय एल्फ्रेड सोवे, 1952 में इन्होंने नाम दिया और कहा कि पुअर नेशंस आउट ऑफ यूएसएसआर एंड यूएसए ब्लॉक को इन्होंने थर्ड वर्ल्ड कह दिया। तो बाकी के सभी देशों को ना थोड़ी बेइज्जती फील हुई, यार हमें कैसे कह दिया इन्होंने गरीब देश, हम गरीब नहीं है। तो इन्होंने कहा नहीं यार ये तो गलत बात है। आगे चल के उन्हीं लोगों को 1969 में कार्ल ओगलेस्पी ने क्या नाम दिया, उसे ग्लोबल साउथ कह दिया। अब आप कहोगे सर क्या है ये ग्लोबल साउथ, क्या है ग्लोबल नॉर्थ? चलो मैं दूसरी लैंग्वेज में समझा देता हूं जिससे तुम समझ पाओ। देखो मैंने कहा कि ये दुनिया का नक्शा है, समझना, बहुत न्यूज में है आजकल। तो जो तुम्हारे सामने ये पिंक कलर है, आई होप ये पिंक ही होगा ना, जो भी आप समझ जाना, ये वाला जो कलर है, इस कलर में, ठीक है, जो है वो है ग्लोबल नॉर्थ, ठीक है, यानी कि अमीर देश है, डेवलप्ड कंट्री है बेसिकली। और जो ये येलो सा कलर है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, आपका लेस डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, यानी कि इसे ग्लोबल साउथ कहते हैं। अब ऐसा मत मान लेना कि पूरी धरती को बीचों बीच 2 टुकड़ों में तोड़ दिया 0 डिग्री से, नीचे वाला साउथ ऊपर वाला नॉर्थ, वो हेमिस्फीयर में होता है। अब देखो यहां से ये ऊपर वाले सारे कंट्री क्या है, ग्लोबल नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ, और यहां से घूम के ऑस्ट्रेलिया और ये किस में चले गए, ग्लोबल नॉर्थ में चले गए, यानी कि डेवलप्ड है, पैसे वाले हैं। और जो ये बच गए ना, ये सारे गरीब देश माना गया इन्हें। लेकिन चाइना तुम जानते हो आधी दुनिया को लोन देके बैठा है, तो ये हालात बदल चुके हैं डेफिनेटली, और हम चाहते हैं और बदले। इसलिए ग्लोबल साउथ में सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो ब्रिक्स का है, जिसमें इंडिया भी है, चाइना भी है, साउथ अफ्रीका भी है, ब्राजील भी है, समझ रहे हो। तो ये सारे मिलकर, हालांकि रशिया भी इसमें आता है, ठीक है, रशिया भी हमारा मित्र हो चुका है, तो ये सारे मिलकर चाहते हैं कि हम इस ग्लोबल नॉर्थ को रिप्लेस कर दें। और इसे रिप्लेस करना आसान नहीं है, ध्यान रखना। इनके पास यूनाइटेड नेशन है, जानते हो ना, जो 24 अक्टूबर 1945 को बना था, अभी आने वाला है उसका यूएन डे। इन लोगों के पास WHO है, इन लोगों के पास फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इन लोगों के पास WTO है, इन लोगों के पास NATO भी है, दुनिया भर के ग्रुप लेके बैठे हैं। तो इनको रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है। तो इन्हीं के पैरेलली इंडिया उसको लीड करते हुए, ध्यान रखना, मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं, इंडिया लीड करते हुए क्या कर रहा है, एक नया वर्ल्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसे वो ग्लोबल साउथ कह रहा है। और किसको टक्कर देंगे हम, ग्लोबल नॉर्थ को, समझ गए। तो बस यही कहानी चल रही है। उसके लिए जयशंकर जी अभी गए हुए हैं वहां पर, उन्होंने कहा, क्या कहा, तो चलिए देखते हैं उन्होंने
क्या कहा, ठीक है। द वर्ल्ड इज फेसिंग मल्टीपल शॉक्स, पैंडेमिक, यूक्रेन गाजा, ठीक है, वो क्लाइमेट चेंज, ट्रेड डिसरप्शंस, द ग्लोबल साउथ, डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका इज मोस्ट अफेक्टेड. These countries are looking to multilateralism, UN, WTO, etc. ठीक है, इनका सॉल्यूशन बनाना है हमें. ये बातें हमने जस्ट पढ़ ली. क्या कहा उन्होंने, चलिए अब पढ़ते हैं. इंडिया क्या करना चाह रहा है, कॉल फॉर कलेक्टिव वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ प्लस UN रिफॉर्म्स. ठीक है, जैसे आपका UNSC है ना, सिक्योरिटी काउंसिल, ऐसा ही हम भी क्या करना चाहते हैं, खुद का बनाना चाहते हैं. 20 कंट्री है, इसमें ध्यान रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना. 9 एशिया की है, जिसमें बहराइन, इंडोनेशिया, कतर, सिंगापुर, वियतनाम भी है. 6 अफ्रीकन कंट्री हैं, ठीक है. उसके बाद 5 अमेरिकन कंट्री है, क्यूबा, जमैका, सूरीनेम, त्रिनिदाद, टोबैगो और सेंट लूसिया. ठीक है, अभी मोदी जी गए भी थे टोबैगो, आप जानते हो. ठीक है, समझ गए, टोबैगो की बात हो रही है. ठीक है, यूएस क्रिटिसिज्म ऑफ UN प्लस कट्स इन फंडिंग, विड्रॉल. ठीक है, इस वजह से भी सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ा, इन छोटे देशों के ऊपर जो डेवलपिंग फेज में है. तो देखो अभी आपने पढ़ा था US विड्रॉल फ्रॉम पेरिस एग्रीमेंट, US विड्रॉल फ्रॉम WHO. तो भाई फंडिंग कौन देगा कल को अगर कुछ बीमारी आ गई तो, क्योंकि US ने तो विड्रॉ कर लिया. तो पूरा इफेक्ट किसके कंधों पर आ गया, इंडिया, चाइना जैसे जो डेवलपिंग देश हैं. तो ये सोच रहे हैं कि क्यों ना उनकी डिपेंडेंसी खत्म कर दें. समझ रहे बात को. तो कुछ फैक्चुअल डाटा याद रखना और कुछ बातें याद रखना. ठीक है, तो जस्ट टू रिप्लेस ना, ऐसा किया जा रहा है. वर्ल्ड बैंक का कहना है देयर इज अ शिफ्ट ऑफ वेल्थ फ्रॉम नॉर्थ अटलांटिक, यूरोप एंड अमेरिका टू द एशिया पैसिफिक. बाय 2030 3 आउट ऑफ 4 लार्जेस्ट इकोनॉमीज विल बी फ्रॉम ग्लोबल साउथ. ऐसा WHO का अनुमान है कि 2030 तक जो दुनिया की 4 सबसे बड़ी इकोनॉमीज होंगी ना, वो साउथ से होंगी. तो डेफिनेटली हम आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक ग्रुप बनाने की जरूरत है. जैसे देखो आगे ना, द ब्रिक्स नेशंस, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका नाउ हैव ए बिगर GDP देन द G7. सोच रहे हो, G7 जो ग्लोबल ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है, जिसमें अमेरिका ये सब है, जो ऑयल क्राइसिस से निपटने के लिए बने थे 1975 में, उसकी GDP को इन देशों ने क्रॉस कर दिया है ना. तो डेफिनेटली एक नया वर्ल्ड बनाने की कोशिश की जा रही है. तो बस वही इसी से ट्रम्प भी नाराज है. दैट इज वाई इन देशों के ऊपर क्या करता रहता है, वो टैरिफ लगाता रहता है. तो सब कहानियां वही है, बस नाम बदल गए हैं, रूप बदल गया उसका. ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे बातों को. चलते हैं, याद भी रखना. ठीक है, एग्जाम भी निकालना. ठीक है, चलते हैं आगे. वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, ठीक है, इसमें 125 प्लस कंट्रीज ने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया और ये चाहते हैं कि UNSC में रिफॉर्म हो. ठीक है, इंडिया को परमानेंट सीट मिले, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका को भी क्या मिले, परमानेंट सीट मिले. आप जानते हो ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में देयर आर 15 टोटल सीट्स. 10 आर नॉन परमानेंट एंड 5 आर परमानेंट. और जिसके पास 5 परमानेंट सीट है उसी को हम वीटो पावर कहते हैं. तो इंडिया का भी यही कहना है कि भाई हमें भी दो, क्या वीटो पावर दो. कौन कौन के पास है, UK के पास है, USA के पास है, तुम सबके फेवरेट रशिया के पास है, और फ्रांस और चाइना, इन सब के पास है. इंडिया को भी मिले ऐसा हम चाहते हैं. ठीक है ना, इंडिया को इसमें लीडर बनाया गया है ग्लोबल साउथ का. ठीक है, काउंटर टू चाइनास इन्फ्लुएंस. ठीक है, वो भी ध्यान रखना. डिप्लोमेसी टूल, ठीक है, वही सब बातें लिखी हुई हैं. हाँ, एक बात याद रखना, हमने 1964 में ग्रुप ऑफ 77 भी बनाया था. किसको काउंटर करने के लिए, बाय द डेवलपिंग नेशंस एट द यूनाइटेड नेशंस. द ग्रुप वाज फाउंडेड ऑन June 15, 1964 following the first session of United Nations Conference on the Trade and Development in Geneva, where the joint declaration of 77 developing countries was issued. Although the number of member countries has grown significantly since then, the group retains its original name. ठीक है, उसके बाद इसका नाम भी बदल के ग्लोबल नॉर्थ कर दिया गया. ठीक है, तो सिंपल सा याद रखना फैक्चुअल डाटा. नेक्स्ट, सेल्फ स्टाइल गॉडमैन बुक्ड फॉर सेक्सुअली हरेसिंग 17 स्टूडेंट. देखो फिर एक बाबा है ना, न्यूज में निकल के आए और आते रहते हैं. हुआ क्या, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है स्वामी चैतन्यानंद. ठीक है, एक इससे पहले आपने पढ़ा होगा स्वामी नित्यानंद. स्वामी नित्यानंद ने क्या किया था पता है, उसके ऊपर रेप केस थे, है ना, मर्डर केस थे, है ना, आपके किडनैपिंग के केस थे. भाग गया इक्वाडोर जानते हो, उसके पास एक छोटा सा आइलैंड खरीद लिया और वहां पर उसका नाम रख दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा. उसने डॉलर करेंसी बना दी, है ना, उसके क्या बोलते हैं, कैलासियन डॉलर. ठीक है, अपने कैंडिडेट को, अपने डेलीगेट को यूनाइटेड नेशंस की जो मीटिंग होती है जनरल असेंबली, उसमें भेजा.
और ओपनली वेबसाइट बना रखी है, आप उसकी सिटीजनशिप ले सकते हो, और उसका जो थीम है उस देश की वो है कि जो सताए हुए हिंदू लोग हैं ना वो डेफिनेटली वहां जा सकते हैं, ठीक है, और वहां पर वो रह सकते हैं। ऐसा करके उसने ऐसा एक इमेजिनरी वर्ल्ड भी बना रखा है, ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग समझ गए। तो ऐसे बहुत सारे बाबा आते रहते हैं, जैसे आसाराम के बारे में पढ़ा होगा, राम रहीम के बारे में पढ़ा होगा। एक और आ चुके मार्केट में, क्या नाम है उनका, चैतन्यानंद। क्या 17 लड़कियों के साथ इनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है, ठीक है। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करने वाली लगी वो इसमें लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? द पुलिस रिकवर्ड द टेक्स्ट मैसेज दैट रीड, कम टू माई रूम, आई विल टेक यू अब्रॉड फॉर ए ट्रिप, यू वोंट हैव टू पे, एंड इफ यू डोंट लिसन टू मी आई विल एंश्योर दैट यू फेल। मतलब स्कूल वगैरह खोल लेते हैं, आराम रहीम की कहानी आप जानते हो, ठीक है, और बच्चियों से कहते थे कि मेरे पास आओ, हम तुम्हें विदेश लेकर जाएंगे, नहीं आओगे तो हम तुम्हें फेल कर देंगे। अब बच्चों के दिमाग में, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना जो भी है ना, उनके दिमाग में पास होने का डर बड़ा रहता है। तो ऐसे करके बहुत से बच्चों के साथ उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया, और अब डेफिनेटली उनको पकड़ लिया गया है, ठीक है। तो जस्ट सिंपल से याद रखना, ठीक है। आगे न्यूज बढ़ेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। आपने पढ़ा होगा जीरो एफआईआर के चक्कर में कौन पकड़े गए थे? बाबा आसाराम जो भी थे तुम्हारे, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना, ठीक है। लग्जरी कार मिली है इनके पास, फेक डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट्स मिली हैं, ठीक है। फर्जी पुलिस वालों को फर्जी ड्रेस पहना कर रेड करवाते थे ना, तो बहुत सारे इनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं। अभी इनके ऊपर जो कार्रवाई वो चल रही है, देखते हैं अभी आगे क्या होता है, ठीक है। साउथ दिल्ली के वसंत कुंज के डायरेक्टर क्या नाम है, स्वामी चैतन्यानंद, ठीक है। सिंपल से याद रखना, ठीक है। चलते हैं आगे, ये न्यूज आगे काफी दिन चलेगी, हम इसको फिर पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इंडियाज म्यूटेड वॉइस, इट्स डिटैचमेंट विद पैलेस्टाइन। देखो जो पैलेस्टाइन है, इजराइल है, हमास है, गाजा है, हिजबुल्ला है, हाउदी है, ठीक है। पैलेस्टाइनियन जो ग्रुप है हमने खूब पढ़े हुए हैं। 3-4 साल से लड़ाई चली आ रही है, पहले से लड़ाई चल रही थी। इजराइल हमास से कन्वर्ट होकर इजराइल ईरान पे चली गई। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर आपने पढ़ा, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 आपने पढ़ा, ऑपरेशन आपने जो राइजिंग लॉइन, ये सब पढ़ रखे हैं डेफिनेटली। तो बस वही कहानी चल रही है कि इंडिया जो है वो उससे दूर क्यों भाग रहा है, इंडिया ने पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करने के फेवर में वोट क्यों नहीं दिया आज तक। तो बस उसी के ऊपर ये आर्टिकल है। तो आई होप कि आप लोगों ने इजराइल पैलेस्टाइन वाला पूरा इश्यू पढ़ रखा होगा, आपको इनकी कैपिटल, इनकी करेंसी, इनके प्राइम मिनिस्टर सब याद होंगे, ठीक है। इनसे बाउंड्री लगाते हुए कंट्रीज याद होंगी, इनके बीच में आज तक जितने कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं वो याद होंगे, ठीक है। इस साल क्या इनके बीच में नया हुआ वो याद होगा, डेफिनेटली एग्जाम में आ सकता है। आई होप कि आपको याद होगा, ठीक है। नहीं है तो भी कर लेना, बहुत से वीडियो लेक्चर अपने डले हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, क्लैटपैप के चैनल पर, आप देखो, पढ़ो। फिर भी अगर डाउट हो तो एक बार कमेंट कर देना। इस साल के जो पूरे के पूरे अपडेट हैं वो दोबारा से आपके सामने अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें ज्यादा तो पढ़ने की हमें जरूरत है नहीं, हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो वही बात है कि हम क्यों नहीं उनके लिए बात कर रहे हैं, जो गाजा में जेनोसाइड किया जा रहा है हम उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते हैं, बस उसी के ऊपर ये आर्टिकल है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे, लेकिन इसके पीछे एग्जाम में डेफिनेटली आ सकती है चीजें। आई होप आपने पढ़ी होंगी, नहीं है तो पढ़ लेना जरूर उसके ऊपर, ठीक है। काफी बार हम डिस्कस करते रहते हैं। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं दोबारा से फिर कभी किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।